अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर अपना तज्ज़िया लेकर हाज़िर हूं। उम्मीद है कि आप ज़रूर पसंद करेंगे। अगर पसंद आए तो उसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, मुसल्लत की हुई गवर्नमेंट को बने हुए आज तकरीबन 6 रोज़ हो चुके हैं। 7वें रोज़ में ये हुकूमत दाखिल हो चुकी है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये असल में बुनियादी तौर पर ज़ाती मफादात के ऊपर और ज़ाती जिसे कहते हैं ना कि अपना पर्सनल अप्रोच और उस अपने मुकदमात और अपने मामलात को सही करने के लिए एक हुकूमत बनाई गई थी। और सबकी कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके मेरे मामला दुरुस्त हो जाएँ, मेरे मुकदमे ख़त्म हो जाएँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा लूँ। अब क्या है जनाब कि इस वक्त पोजीशन ये है कि बंदरबाट लगी हुई है, काम कुछ नहीं हो रहा और ओहदों के लिए लड़ाई है। लेकिन इससे पहले एक बात मैं और पूछूं, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये फ़ौज ने कल ये जो किया है डे बिफोर यस्टरडे, प्राइवेट सॉरी सरकारी जो रिटायर्ड ओहदेदार हैं आर्मी के, उनकी देखिए वो मैंने आपको पहले भी बता दी थी। उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये थी कि जिस तरह फ़ौज को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, मैंने आपको एक बात बड़ी वसूख से बता दी थी कि इसके अंदर सिर्फ फ़ौज का हाथ नहीं था। फ़ौज बहरहाल एक ज़िम्मेदार इदारा है और वो भी अदलिया के मातहत है, फ़ैसले सारे अदलिया की तरफ से थे। तो इसलिए जब आपने देखा कि कुछ लोग जो हैं फ़ौज की पोजीशन को ख़राब कर रहे थे, फ़ौज की पोजीशन में लाइन किया जा रहा था, फ़ौज और अवाम के दरमियान मामले ख़राब हो रहे थे, तो इसलिए फ़ौज ने वजाहत की। मैं समझता हूँ इस वजाहत की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर ISPR अगर एक वजाहत दे देता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन ISPR की वजाहत में भी उन्होंने कुछ एक दो बातें ऐसी कर दी कि साजिश नहीं थी या साजिश का, बस आप सिंपल जस्ट कह देते कि भाई ठीक है कि मसला हुआ। बहरहाल कहीं मैंने कहा ना कि सारा जो मसला चल रहा है असल में बौखलाहट है सारी तरफ से और वो अल्फाजों के हेर फेर की वजह से मामला गड़बड़ हो रहे हैं। खैर बहरहाल अच्छा हुआ जो भी हुआ, लेकिन मसला सारा ये है कि अब जो चक्कर पड़ गया है उसमें मौजूदा, उसमें आपको पता है एक बात मैं शुरू से आपसे कहता रहा हूँ कि बहुत सारी जहाँ गलतियाँ थी उसमें इमरान खान की भी अपनी गलती है। इमरान खान की गलती वो हमेशा शुरू से मैं कहता रहा हूँ कि उन्होंने जो पैराशूटर्स को अपने साथ अलहदा नहीं किया, वो इलेक्टेबल्स नॉन इलेक्टेबल का चक्कर था, उसकी वजह से आपको पता है कि मामला ख़राब हुए। जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप और इसका ग्रुप पार्टी के अंदर मामला ख़राब हुए, तो उस चीज़ की वजह से पार्टी ख़राब हुई और पार्टी कमज़ोर हुई और हुकूमत कमज़ोर हुई। उसकी वजह से अमेरिका को मौका मिला कि वो पाकिस्तान के अंदर भारत नवाज़ और अपनी ताबे हुकूमत को ले आए, जो कि पहले भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का इस्तेहकाम तो मगरिब नहीं चाहता, उसकी मैं सारी डिटेल दे चुका हूँ। अच्छा, अब ये लेटर गेट हो गया, इम्पोर्टेंट जो भी था, देखिए इसकी सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। हमने सबसे पहले 9 मार्च को आपको बता दिया था, ये बात तो अखबारात में भी आ गई थी, सब जगह कह दिया। अब सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि अब उस लेटर के ऊपर या साजिशी ख़त पे मज़ीद बात करना बेवकूफ़ी है। जो कुछ भी आप देखिएगा आज का, मेरे ख्याल से आज के डाउन के अंदर एक स्टोरी आई है जिसमें वो डोनाल्ड लू के हवाले से जो ये सारी बातें तकरीबन आज से 1.5 हफ्ते पहले मैं बता चुका हूँ। तो मैं मज़ीद समझता हूँ कि इस पर मुझे बात करना बेकार है। अब हम आगे चलते हैं, आगे वो ये है जनाब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तो ये है कि जो मैंने बताया ना कि जो खेचम तानी हो रही है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा जा रहा है और सीटों पर से घसीटने की कोशिश हो रही है कि ये सीट हाउसिंग की इसको ना मिल जाए, वो शिपिंग की उसको ना मिल जाए। तो सब जो हैं अपने अपने मामलात को दुरुस्त कराने के लिए तैयार हैं। मेरे पास तो इत्तलात ये भी हैं कि कुछ लोग जो कि मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, बड़ी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जाने के लिए परेशान हैं, उन्होंने अपने बजट तक बना लिए कि हमने कहाँ कहाँ से कितने कितने पैसे हासिल करने। और सबसे ज़्यादा बुरा तो हमारे मौलाना फजलुर रहमान के साथ हो रहा है। उनको तो पहले ये वादा किया गया था, उन्होंने कहा था कि जनाब जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी, जैसे ही इमरान खान गिरेगा तो हम आपको निहार मुँह सदर बनाएंगे। यानी उन्होंने कहा कि मुँह भी नहीं धोएंगे हम, सबसे पहले जो ना आपको निहार मुँह आपको सदर बनाएंगे। और वो बड़ी प्रैक्टिस कर गए थे। उन्होंने सुना है कि कुछ किसी से कहा था कि वो विजिटिंग कार्ड भी उन्होंने कहा कि ज़रा बना लो, उसकी डिज़ाइनिंग करवा ली थी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कि सदर जमहूरिया इस्लामी रिपब्लिक पाकिस्तान, और बड़ा खूबसूरत सा जनाब और ये वो। लेकिन उनके तो सारे वो दिल के अरमा क्या कहते हैं वो आँखों में रह गया, क्या कुछ ऐसे ही है, कुछ गाना है पाकिस्तान का। तो वो बहुत सख्त परेशान है और वो इतने सख्त परेशान है, इतने गुस्से में है कि आज सुबह जो हमें इत्तला मिली है, उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि जनाब हर सूरत में आप जो है अब इंतखाबात कराएं। और आज उन्होंने कह दिया है, कल तक तो उनका था मुझे सदारत दो, लेकिन अब उनको नज़र आ रहा है कि उनको सदारत नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो सदारत लेते हैं तो अख्तर मेंगल वगैरह जो दूसरे तीसरे लोग थे, कहीं के सदारत के कई उम्मीदवार हैं, मैंने बताया था अख्तर मेंगल भी सदारत के उम्मीदवार हैं, जरदारी साहब भी सदारत के उम्मीदवार हैं।
तो वो फिर वो जब 4 बड़े आ गए सामने तो फिर उससे उन्होंने सोचा कि मुझे ये सदारत नहीं मिलनी। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मौलाना फजल रहमान ने साफ़ और वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जनाब फ़ौरी तौर पर आप इंतखाबात में जाएँ। तो अब ये सारा मसला जो है ना, ये सब भेड़ों के, जिसे कहते हैं ना कि वो एक छत्ता होता है ना, भेड़ों के छत्ते को उन्होंने छेड़ दिया और सारे के सारे जो है ना मक्खियाँ जो हैं अब इधर उधर फैल गई हैं और किसी से कोई मामला नहीं संभल रहा। और जिसमें इस तमाम सूरत हाल में अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को फ़ायदा हो रहा है। अब एक चीज़ देखें, इतने अफ़सोस का मुकाम है कि ये जिस तरीके से अमेरिका ने, मैं खुल के कहता हूँ, अमेरिका ने जिस तरीके से ये हुकूमत लेकर आए हैं, वो अमेरिका का एजेंडा वो था कि पाकिस्तान में वो हमेशा हुकूमत चाहते हैं जो कि अमेरिका की ताबे हो और भारत की बालादस्ती को ख़ित्ते में कबूल करे। भारत की बालादस्ती को कबूल करना और अमेरिका के साथ नथी होकर चलना, ये सबसे जो है ना काम, ये सबसे उसके लिए, उस काम के लिए मुस्लिम लीग नवाज़ इनको मौजूद थी, लिहाजा वो ले आए। अच्छा, अब आप ये देखिए कि कितने अफसोस की बात है, मैंने आपको कल बताया था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर जो हैं वो बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की। मैंने कहा था ना, ये कितनी बड़ी बदनसीबी और कितनी ख़तरनाक बात है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अफ़गानिस्तान के कहते हैं कि दिफा की और अफ़गानिस्तान के मफादात का ज़िक्र किया जा रहा है, अफ़गानिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत है, उनके भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और स्पीकर साहब भी नए आए हैं। मुझे हैरत है कि वो स्पीकर ने भी उनको कम अज़ कम नहीं रोका जब वो तकरीर कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़। नतीजा क्या हुआ, जब मैंने कल आपको कहा था, जब इन्होंने कल ये बात की तो आज नतीजा ये निकला कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP जो है वो भी खुलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ गई। अब आप मुझे बताइए कि ये किस कदर ख़तरनाक, ये कोई मामूली बात है? आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते किसी मुल्क के अंदर कि आप पार्लियामेंट तो क्या, मुल्क के बाहर स्ट्रीट पे आप किसी मुल्क के फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के, वफाक़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, यानी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के नैरेटिव के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की असम्बली के अंदर बात की जा रही है। ये वही साजिश है जिसको कि आज से मैं 10-15 साल पहले कहता रहा हूँ, बारहा मेरे इंटरनेशनल प्रेस के अंदर बयान है कि अगर इन लोगों को आपने इनकी नकील ना डाली और इनके सर को ना कुचला तो एक वक्त आएगा कि ये किसी भी सूबाई असम्बली के अंदर सारे लोग बैठ के ना पाकिस्तान से अलहदा होने की करारदाद पास कर सकते हैं। ये सारे के सारे सियासतदान जो है ये इंतहाई ख़तरनाक हैं। समझ में नहीं आ रहा मेरी कि इस वक्त जब एक मौका मिला है तो क्यों नहीं उसको अवेल किया जाता। लेकिन अभी आप देखें, एक तरफ तो ये मुल्क दुश्मनी चले, दूसरी जानिब ये जो मुल्क दुश्मन है उनको अवाम से कोई नहीं है मसला। मैं आपको तज़िया दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको हर खबर पढ़ने के बाद, सारी बातें करने के बाद मैं आपको तज़िया दे रहा हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत की पूरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से इमरान का जो जिन है ना उसको बोतल में बंद किया जाए। उसके लिए कोशिश ये की जा रही है कि इन्होंने आज फिर सुबह रब्ता किया है इलेक्शन कमिश्नर से और उसको कहा है कि 30 दिन के अंदर अंदर, बल्कि हो सके पहले ही, जो है आपका इमरान खान के जो है ना फॉरेन फंडिंग का, उस केस को लाया जाए और इमरान खान को सज़ा दी जाए और PTI को कलअदम करार दिया जाए। इसके ऊपर ये काम हो रहा है। साथ में ये हो रहा है कि जो तोशेखाने का केस है, खैर तोशेखाने का तो आपको पता है, मैं नहीं समझता। तोशेखाना का तो ठीक है, इमरान खान ने पैसे दिए, पैसे दे के ले लिया, वो और बात है कि कम दिए ज़्यादा दिए, वो एक अलहदा बात है। लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं, ये तो जरदारी साहब भी कर चुके हैं, यूसुफ गिलानी, बल्कि गिलानी साहब तो हार वैसे ही मार गए थे बगैर कुछ दिए हुए। वो तो जब हंगामा हो गया तो फिर बाद में पता लगा, उन्होंने जाके सुना पैसे वैसे दिए, वरना वो तो वैसे ही यानी बाला ही निकल गए थे, वो अंधेरे के अंदर ही लेकर निकल लिए थे हार। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ऐसी इतनी बात नहीं है। लेकिन अब उनके पास चूँकि कुछ मिल नहीं रहा तो लिहाजा उसके ऊपर गलत रेफरेंसेस बनाए जा रहे हैं और इनको दीवार लगाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को सज़ा दी जाएगी। नहीं, कितने अफसोस का मुकाम है। मैं ये कौम से कह रहा हूँ कि लोग देखें कि एक शख्स के ऊपर ये कहा कि भाई फॉरेन फंडिंग ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन की अगर कहीं हुई होगी, वो उन्होंने बता भी रहे हैं, वजाहत भी दे रहे हैं कि भाई फॉरेनर्स ने, जो पाकिस्तान के फॉरेनर्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क लोग हैं, वो उन्होंने अगर पैसे भेजे हैं पार्टी के लिए तो ठीक है, उसको भाई अगर जब्त करें या जुर्माना जो भी हो, मतलब उसके ऊपर तो इतना उसकी पकड़ कर रहे हैं कि आप इमरान खान को सज़ा देने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब आप जो है एक ऐसे शख्स को जिसने 16 अरब रुपए मुल्क से बाहर निकाल दिए, मनी लॉन्ड्रिंग की, करोड़ों रुपए लेके चला गया मुल्क और कौम का लेके चला गया, वो वज़ीर आज़म बन रहा है। ये कितनी अजीब बात है, गज़ब खुदा का, कि जो शख्स लूट के ले गया मुल्क को, जो मुल्क दुश्मन है, जिनकी जमात के पास से भारत के जासूस मिले, जिनकी जमात के सरबराह ने पाकिस्तान पर हमले की दावत दी, जिनके
जमात के सरबराह ने आईएसआई के चीफ को और फौज को भारतीय कटहरे में खड़ा करने की बात की, उस पर तो अदालत को बात ही नहीं कर रही। उस पर इलेक्शन कमीशन का कभी कोई नोटिस नहीं आया कि भाई आपने मुल्क के खिलाफ कैसे बात कर दी, कैसे आपने कह दिया कि आईएसआई का चीफ हम भारत भेज रहे हैं, कैसे आपने कह दिया कि पठानकोट और दूसरे हमलों के अंदर पाकिस्तान की फौज है। उस पर किसी को नहीं आई, कोई अदालत नहीं जागी, किसी ने बात नहीं की। लेकिन वो इस ज़रा सी बात के ऊपर कि जनाब बाहर से फॉरेन फंडिंग हो गई इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कैंपेन पे, तो लिहाजा इमरान खान को सजा दी जाए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ मैं ख़बरदार कर दूँ जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, अगर इमरान खान को आपने दीवार से लगाने की कोशिश की, यकीन करें कि इमरान खान जितना ख़तरनाक है ना, इससे ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आएगा। ये कोशिश ना करें, और ये कोशिश जो है बहुत महंगी पड़ जाएगी सियासतदानों को, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो कहीं ना कहीं इस मुल्क दुश्मन नवाज टोले की हिमायत कर रहे हैं। उनको बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास कुछ दो चार चीज़ें ऐसी हैं अभी भी इमरान खान के पास, अगर वो उन्होंने कहीं पब्लिक के सामने वो चीज़ें ले आए तो एक यकीन करें एक भौचाल खड़ा हो जाएगा। और ये जो बोतल का जिन जिसको आप बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर बोतल जिन बंद हो जाएगी, बल्कि बोतल ही टूट जाएगी। तो लिहाजा मैं अभी भी इस चीज़ को, जो मेरे लोग देखते हैं, बहुत सारे इदारे भी देखते हैं, मैंने अपने तौर पे भी कहा है, लोगों से पैगाम रसानी हो रही है और कह रहा हूँ कि आप जनाब फौरी तौर पर इस मसले को ख़त्म करें और इंतखाबात की तरफ जाएँ। और ये मैं आपको कल भी बताया था कि सरगोशियाँ शुरू हो गई हैं, लोग इंतखाबात की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया, और मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत पछता रहे हैं, यहाँ बताऊँ बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सारे का सारा जो है ना मलबा ज़्यादातर मौलाना पे आ रहा है, क्योंकि कि दीनी जमात अपने आप को कोट करते हैं। इन्होंने कहा था कि सबकी मैं मदद करूँगा, और इन्होंने कहा था कि अब जनाब तारीख लिखी जा रही है, पाकिस्तान अब पहली दुरुस्त सिमत में जा रहा है। वो MQ वाले भी कह रहे थे दुरुस्त सिमत में जा रहा है, अब सबकी सिमतें जो है ना बिगड़ गई। तो ये सारा मामला जो है इंतहाई ख़तरनाक है। इस वक्त जो है पोजीशन ये है कि पाकिस्तान के ऊपर पूरा पूरा दबाव है कि वो भारत की बालादस्ती को कबूल करे, और भारत की बालादस्ती की तरफ पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जा रही है। आपने देखा जिस तरीके से, ये तो आपने टीवी पे सुन लिया ना कि वो आ गया, बयान आ गया, फलाना आ गया, मुबारकबाद का, ये तो एक होता है, प्रोटोकॉल होता है डिप्लोमेटिक। लेकिन पसे पर्दा जो है बड़े सारे मामला जो हैं अभी भी चल रहे हैं, मगरिब के साथ चल रहे हैं, अमेरिका के साथ चल रहे हैं। जो कल मैंने आपको बताया था कि जो बाइडन का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसके तहत तमाम ममालिक को, जो ताकतवर ममालिक हैं, उनको अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर लाना है, उसके ऊपर ये तेज़ी से काम कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि अवाम देखे, जिस तरीके से अवाम इस मरतबा खड़ी हुई है, और इदारे भी अगर साथ दें, तो आपको इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। दूसरा एक बात यह कि मैंने आपको एक बात पहले भी कही थी और अभी फिर कह रहा हूँ, और अक्सर मैंने आलमी प्रेस में भी कहा है कि पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि हमने किस कैंप में जाना है। आप ठीक है, बात सही है कि आप दोस्ती सबसे रखें, लेकिन देखिए मैंने हमेशा से कह रहा हूँ पिछले कई दिनों से कि दुनिया में नए इत्तेहाद बन रहे हैं। पाकिस्तान ये नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह सकते हम किसी के कैंप, आपको कोई ना कोई कैंप ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपने अमेरिका के कैंप में ज्वाइन करते हैं तो पाकिस्तान को नुकसान है, क्योंकि अमेरिकन कैंप जो है या अमेरिका का इत्तेहादी बनने का मकसद इलाके में भारत की बालादस्ती कबूल करना और अमेरिकन डिक्टेशन को डू मोर हमेशा के लिए ऑलवेज लेते रहना, और अपनी जो अपने न्यूक्लियर एसेट्स हैं या असासे हैं उनसे हाथ धोना, ये अमेरिका का इत्तेहादी होने का नतीजा होगा। लेकिन पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क और एक आज़ाद ममलिकत अपने फैसले अपनी मदद से कहें, वो सारा मामला जो है वो आपको इस इत्तेहाद में बचेगा जो रशिया चीन के साथ बनेगा। और ये जो बनता है कि रशिया, चाइना, रूस और हो सकता है कि आगे ईरान के साथ, और तुर्की भी उसके अंदर कहीं ना कहीं आएगा। अगर आप इस ब्लॉक के साथ जाएंगे तो पाकिस्तान फ़ायदे में रहेगा। अगर पाकिस्तान के लोग या कोई भी सियासतदान या पाकिस्तान के इदारे अगर ये सोचे कि हम बिल्कुल तनहा रह के कर सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है, मैंने बताया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, नए इत्तेहाद बनेंगे, नए मामला तय होंगे। पाकिस्तान कभी भी अपने आप को उनसे अलहदा नहीं रख सकता। तो ये चीज़ देखनी होगी। और इमरान खान साहब ठीक है करें, लेकिन कोशिश मेरी होगी कि इमरान खान साहब, जो लोग उनके साथ थे और जिनके बारे में अब इमरान खान को पता लग गया है कि वो पैराशूटर्स थे, मेरी एक उनसे दरख्वास्त है कि वो उस्मान बुज़दार समेत और उन तमाम लोगों से अब थोड़ा सा वो एहतराज़ करें, उनसे थोड़ा सा फासला करें और उनको डिफेंस करने की कोशिश ना करें, ख्वाह कोई भी हो। वो कोई खातून जो दुबई चली गई, या कोई उस्मान बुज़दार के साथ, या एक दो चार और लोग जो हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी के, जिनको अब खान साहब, जिनका मैं हमें शुरू से कहता रहा हूँ पैराशूटर्स है, अब उनसे थोड़ा सा एतराज़ करें और कम से कम उनको अब डिफेंड ना करें, ठीक है, क्योंकि इमरान खान ने खुद तो कोई जुर्म किया नहीं है। तो ये एक चीज़ थी, इसको खान साहब देखें, ये बहुत अहम है जो आजकल की मैंने सूरत हाल आपको बताई, इस पर खान साहब को देखना होगा। दूसरा कुछ इंटरनेशनल सिचुएशन मैंने आपको बता दूं कि इंटरनेशनल सिचुएशन ये है कि जिस तरीके से मोहसिन दावड़ वगैरह ने और यहाँ पे बैठ के इन लोगों ने बात की है पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर, जो BNP ने की है, उसके असरात जो हैं बहुत ज़्यादा बाहर गए हैं और अफ़गानिस्तान को
और जो पाकिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद अनासिर हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उनकी बड़ी हौसला अफजाई हो रही है। और कई जगह ये डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान पर मज़ीद दबाव बढ़ाया जाए। अब वो अफ़गानी जो हुकूमत, तालिबान हुकूमत, जिसके लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, अब वो भी पाकिस्तान को धमकियाँ देने लगी है। ये देखना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था कि आप पहले ही अगर इनको कबूल करते और इनको सबसे पहले एक्सेप्ट करते कि भाई हम आपको एक्सेप्ट करें, आप हमारे साथ कम से कम ड्यूरेंट लैंड का ये मामला तय करें या अफ़गान महाजिन का कोई मसला तय करते। लेकिन अफसोस की बात कि वो करने ही नहीं दिया गया। असल में फंसा के इतना रखा पीटीआई को इन्होंने, इनके पास तो बेचारों को इतना मैंडेट भी नहीं था। इनकी एक विल तो थी, इमरान खान की भी और शाह महमूद कुरैशी की, मुझे पता है क्योंकि मेरा ताल्लुक ही इंटरनेशनल इश्यूज़ के अंदर है, लेकिन इनको मौका नहीं मिला। तो बार बार मैं इनसे कहता था कि इसको कर ले, लेकिन वो ही समझते थे कि शायद ये उसको भी इतना चलेगा। अब जो कुछ जितनी पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी हो रही है, जो कुछ पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं अफगानिस्तान के, वो सारे का सारा जो है ये अमेरिका की ईमा पे हो रहा है। ये मैं आपको पहले भी बताया था। मेरे इंटरनेशनल प्रेस के अंदर, अखबारात के अंदर ये स्टेटमेंट मौजूद है कि जब पाकिस्तान की में वहाँ से हमला हुआ था तो मैंने कहा था कि सारा वो असला इस्तेमाल हो रहा है और वो असला इस्तेमाल होगा जो कि अमेरिका वहाँ पे छोड़ कर गया है। वो दानिस्ता तौर पर छोड़ कर गया था और अमेरिका ने ये कहा था कि इसकी हम सज़ा पाकिस्तान को देंगे, क्योंकि वो ये कहता है कि हमें नाकाम पाकिस्तान ने कराया, जबकि पाकिस्तान ने नाकाम नहीं कराया, अमेरिका खुद नाकाम हुआ है। तो ये सारे मामला जो है, इसकी वजह से एक तरफ तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ जो है हालात ख़राब होने का खदशा है। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान को। और इन तमाम सूरत हाल को देखने के लिए जो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए पाकिस्तान को चीन और रूस की तरफ जो अपना रुख करना पड़ेगा और अपनी जितनी तेज़ी से हो सके इमरान खान साहब को चाहिए, ठीक है अभी हैं अपोजिशन में है ना, शाह महमूद कुरैशी तो हैं, अभी भी इनको चाहिए कि वो अपने मामला जो है बाहर रहते हुए, लीडर तो हैं, पॉलिटिशियन तो हैं, अभी से जो है बैक चैनल के अंदर इन तमाम मुल्कों के साथ राब्ते रखें। ये मैं बता रहा हूँ, रखना चाहिए, आपको हर उस वक्त में रखना होगा, क्योंकि अगर आप इनसे राब्ते नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि शायद ये जो मौजूदा हुकूमत है ये उन ताकतों को या उन लोगों को, आपके उन दोस्तों को जो पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं, वो इतना मायूस कर दें कि फिर इनको नज़र ना आए। तो ये एक मेरा पैगाम है कि इस चीज़ को भी आप देखें प्राइवेट सतह के ऊपर, ज़ाती बैक चैनल पर ये मामला होते हैं, हमें पता है, हम क्योंकि मैं थिंक टैंक्स वगैरह के साथ रहा हूँ तो इसलिए मुझे पता है काम होता है। अच्छा, दूसरी तरफ यही बात कि चीन ने अजियान जो है, अजियान की सरहद के ऊपर जो उन्होंने ख़तरनाक किस्म के मिसाइल लगा दिए, जब मैंने आपसे कहा था कि किसी वक्त भी ताइवान पर हमला हो सकता है, और जो चीन ने ताइवान के पर जो मिसाइल लगाए उन मिसाइल की तमाम मैंने डिटेल दी। वो ज़ाहिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तुम यहाँ नहीं दे सकते वीडियो के अंदर, लेकिन उनका मैंने हिसाब लगाया कि वो सिर्फ 371 सेकंड में ताइवान के अंदर मुकम्मल तौर पर तबाही फैला देंगी। यानी वो जंग जो कि रूस ने लड़ी थी यूक्रेन के अंदर, वो ऐसा कोई सिलसिला नहीं होगा और कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ जो लगाए हैं मिसाइल, ये 371 सेकंड के अंदर जो है आधे ताइवान को, आधे से ज़्यादा ताइवान को तबाह बर्बाद कर देंगे, अगर वो ताइवान ने चीन के आगे अगर सरेंडर नहीं किया। तो ये मामला जो है बड़ा गंभीर हो चुका है और ये मामला बढ़ रहा है। इसके अंदर मैं कोई कोई अखबारी नहीं है, मैं सफारती सतह से ये आपको खबर बता रहा हूँ कि मामला चीन की तरफ से ताइवान पर रोज़ बरोज़ घंटे ब घंटे आगे बढ़ रहा है। और चूँकि ताइवान ने परसों ताइवान में अमेरिकन कुछ अहदेदारों ने दौरा किया था, तो चीन ने वार्न कर दिया था कि भाई आपने अगर यहाँ पे कोई अमेरिकन आया तो हम इसका जवाब देंगे, क्योंकि अमेरिकन वहाँ पे होके चले गए और ताइवान अब कह रहा है बार बार अमेरिका से कि हमारी मदद की जाए, इस तरह हमें यूक्रेन की तरह अलहदा ना छोड़ा जाए। तो देखिए अमेरिका क्या करता है, लेकिन इस चीज़ को भांपते हुए, क्योंकि अमेरिका में बताया था कि इब्राहिम लिंकन और दूसरे जो बहरी बेड़े हैं वो आ चुके हैं, चीन ने भी अपने बहरी बेड़े उतार दिए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए चीन ने 110 मिसाइल जो हैं जिसमें न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी हैं वो उन्होंने अमेरिका की तरफ लगा दिए हैं। और दूसरी जानिब चीन ने अपने दूसरे कुछ मिसाइल हैं जो जिसमें F-41 वगैरह हैं, वो भी न्यूक्लियर वॉर हेड्स की तरफ ले आ सकते हैं, वो उन्होंने सीधा लगा दिए हैं जापान की तरफ। और इसी दौरान जो है एक अब बता ही देता हूँ, एक मुफाहमत के तहत जो शुमाली कोरिया के जो सदर हैं किम योंग, उन्होंने भी अपने मिसाइल को रख जापान की तरफ और नॉर्थ के जो साउथ कोरिया जो अमेरिका का इत्तेहादी है और अमेरिका के जो इत्तेहादी इलाके हैं वहाँ पे उन तमाम मिसाइलों का रुख उधर कर दिया है। और किम जोंग जो है इंतहाई ख़तरनाक मिसाइल के मुसलसल तजुर्बे कर रहे हैं, अमेरिका को थ्रेट दे रहे हैं। उन्होंने अब तक जब से ये काम शुरू हुआ है यूक्रेन का, उस वक्त से लेकर आज तक जब मैं आपसे बात करूँ, अब तक वो 13 ख़तरनाक मिसाइलों के वे तजुर्बे कर चुके हैं, बड़े कामयाब तजुर्बे हैं। तो लिहाजा ये सारे मामला जो है दुनिया तेज़ी से जो है तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है और हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त कर सकते हैं। दूसरा ये कि इटली ने अगले हफ्ते से रूस के जहाज़ों को पाबंद कर दिया है। रूस का कोई भी जहाज़ अब इटली की बंदरगाह पे अगले इतवार के बाद लंगर अंदाज नहीं होगा। जो जहाज़ हैं वहाँ पे उनको भी कह दिया है वो यहाँ से चले जाएँ। दूसरा, हिंदुस्तान की वज़ीर ख़जाना जो है निर्मला सीतारास, वो जा रही हैं IMF और FATF के जो एक्शन की टास्क फोर्स है उसके इजलास के अंदर वहाँ जाएंगी और वहाँ पर
वो जाके शिरकत करेंगी। और हमें ये बताया गया है कि वैसे तो वो नॉर्मली वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही होती हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त भारत नवाज़ हुकूमत आ गई है और नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आ गई है, क्योंकि वो भारत को की बालादस्ती कबूल करते हैं, तो शायद कभी उम्मीद है कि वो वहाँ पे जाके जो उन्होंने भारत की तरफ से पहले जो रिजर्वेशंस लगाई गई थी, उस रिजर्वेशन के ऊपर शायद सोचता है कुछ नरमी की बात करें। देखें, अल्लाह बेहतर करेगा। आज के लिए इतना ही। कल जो खबरें होंगी उस पर मैं अपना तजिया लेके हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखें।